हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशलॉजी एजुकेटर। और आज से ही हम एमपी टेट वर्ग एक की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं यूनिट 1 में। अच्छा, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डेमो देखना है ना। तो देखिए, अभी आपको एमपी टेट वर्ग एक की जो क्लासेस हैं वो नहीं मिल रही होंगी यूट्यूब पर, क्योंकि अभी वो अपलोड नहीं हो पाई है ना। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है सिलेबस। तो आप अभी हमारा रिसेंटली कोर्स खत्म हुआ है मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर का। आप इसकी जितनी भी सोशियोलॉजी की क्लासेस हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। देखिए, टॉपिक कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे जो है सिमिलर होते हैं, है ना। बेसिक तो देखिए आपको हर एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। समाज, समुदाय, है ना, परिस्थिति, भूमिका, समाजशास्त्र का उदय, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हर एग्जाम में पढ़ने ही हैं। तो ये ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहां पर भी एक बार के लिए देख सकते हैं। ठीक है। हालांकि 1 से 2 दिन में हम ट्राई करेंगे कि आपको ये वाली क्लास भी यूट्यूब में मिल जाए, ताकि आपको एक और अच्छा आइडिया हो जाए और आपको जो भरोसा है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, आपका जो भी भरोसा हमारे मेरा क्लासेस पर है वो स्ट्रांग हो जाए, और आप ये तय कर पाए कि ये बैच आपके लिए कितना यूजफुल होने वाला है। क्योंकि हम इस बैच में बहुत ही अच्छी व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने ही वाले हैं, है ना। ऑलरेडी हमने लॉन्च कोर्स में बताया है, मैं आज फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हम आपको यहाँ पर जो है तो लाइव क्लासेस देंगे, है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस देने वाले हैं, और आपको जो है डाउट सेशंस होंगे। अच्छा, डाउट सेशन जो है ना वो एज पर योर नीड होंगे, यानी जितनी भी आपको जरूरत होगी एक वीक के अंदर उतनी हम कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको एक क्लास इनफ होती है तो एक क्लास कंडक्ट करेंगे, एक से ज्यादा अगर आपको लगता है कि डाउट सेशन होने चाहिए तो हम वो भी करवाएंगे। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि आपका कोई भी डाउट अनटच हो जाएगा, है ना। वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट पर फोकस करते हैं, क्योंकि आप सभी हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं, है ना। आप सब एक सपना लेकर आने वाले हैं, हमारे इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरी 100% आपको दें, है ना। आपकी तैयारी में हम अपना एटलीस्ट 100% दें। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा कि कहीं से कोई भी परेशानी आपको आएगी और हम आपका सपोर्ट ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अभी बहुत नॉमिनल फी है 1999, जिसमें आपको ये बैच मिल जाएगा, और इतनी फैसिलिटी है, सारी चीजें आपको इस बैच में मिल रही है, तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कोई गलत चुनाव किया है इस बैच को लेके। ठीक है। बाकी आपको डेमो लेना है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, ये वाली क्लास भी आप देख लीजिएगा, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा होगा, उस पर एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो पूछ सकते हैं, है ना। दूसरी बात, ये जो मैं यूनिट 1 यूनिट 2 कर रही हूँ, तो बेसिकली आपकी टोटल कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है। जब मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, एक वीडियो आपको यूट्यूब पर ये अवेलेबल होगी, है ना, जहां पर पॉइंट वाइज है आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, पॉइंट वाइज है इन द सेंस आपको यूनिट में नहीं डिवाइड किया है, वो यूनिट में मैंने डिवाइड किया, और कैसे किया है वो भी आपको वहां से समझ आ जाएगा। तो आपको एक बार के लिए वो वीडियो देखनी होगी। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप सभी जो भी एमपी टेट वर्ग एक की तैयारी के लिए कोर्स से जुड़ रहे हैं, आप सभी, आपका हार्ड कॉपी में सिलेबस आपके आंखों के सामने हर वक्त होना चाहिए। जहां भी आप पढ़ते हैं आप निकालिए, प्रिंट निकालिए और उसको चिपका दीजिए। सिलेबस वाला वीडियो देखिए, उसमें कैसे मैंने 6 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड किया है, आप भी उसी तरह से अपना सिलेबस डिवाइड कर लीजिए। और इनके साथ उसको अपने हाथों से लिख पाते हैं तो उससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। इससे क्या होता है ना, आपको आपका पूरा सिलेबस याद होता है। ठीक है, कि क्या पॉइंट है, क्या छूट रहा है, क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस आपके माइंड में होता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम एक अच्छे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। ये की पॉइंट्स होते हैं जो हम इग्नोर, हमें नहीं करना चाहिए बट हम करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कैसे ही 6 यूनिट है वो हो जाएगा। आगे जो ये सिलेबस है आपका, हम बहुत आराम से, बहुत मतलब ऐसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। फिर भी डाउट होता है तो हम वो भी क्लियर करेंगे। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज साथ ही साथ चलते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो सीरीज है वो सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर हमारे अवेलेबल होगी। ठीक है,
डेमो लीजिए, आप डिसाइड करिए और जितना जल्दी हो सके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए ये तय है कि पेपर हमारा दिसंबर में होना ही होना है ना। तो मैं इस बात की श्योरिटी दे सकती हूँ कि 120 नंबर में से आपके नंबर किस पूरे क्वेश्चन इस पढ़ाए गए जो भी आपका सिलेबस है उसमें से ही आएंगे। दो चार क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेती, क्योंकि हर पेपर का एक नियम है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लिंकअप के थ्रू या किसी भी थ्रू बाहर से होते हैं, जिनका आइडिया जनरली हमें नहीं होता, और कई बार तो आयोग तक चीजों को करेक्ट करता है ना। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि 99% क्वेश्चन जो है वो हमारे पढ़ाए गए सिलेबस से ही आएंगे, है ना। तो बिना देर किए आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल है कि उतना जल्दी आप इस रेस में दौड़ेंगे, है ना। ठीक है, तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट यूनिट की। तो सबसे पहले हम कहानी समझ लेते हैं कि ये जो ओरिजिन हुआ है सोशियोलॉजी का कैसे हुआ है। देखिए, हम सभी को पता है कि ये जो सोशियोलॉजी नाम का जो सब्जेक्ट है, ये पहले हमारे अस्तित्व में नहीं था, है ना। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हमारे लाइफ में नहीं था जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ रहे हों, समाज की समस्याओं के बारे में पढ़ रहे हों, या क्या कुछ घटा है किसी सोसाइटी में वो हमें पढ़ने मिल जाए। तो ये कैसे आया, आज हम इस सब्जेक्ट को कैसे जान रहे हैं, ये सारी चीजें हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक थ्योरी है, कहानी के फॉर्म में सुनिएगा और कहानी की तरह याद भी रखिएगा। जब भी आपको समाज शास्त्र के जब भी उदय या इमर्जेंस के बारे में, ओरिजिन के बारे में बात होगी, तो तीन बातें, क्या क्या। फर्स्ट आपको याद रखना है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कब हुई थी? 1768 में, सॉरी 1789 थी, है ना, 1789 में। सेकंड है हमारी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये कब हुई थी? 1760 में। तो ये याद रखना है कि ये पहले हुई थी और ये बाद में हुई थी। और फाइनल है हमारा पुनर्जागरण, जिसको हम रेनेसा के नाम से जानते हैं, इनलाइटनमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक दौर था, ये एक टाइम पीरियड था जिस टाइम ये सारी चीजें हो रही थी। अब हम पहली तो बात कर लेंगे फ्रांस की क्रांति की, कि क्या ऐसा हुआ होगा, ऐसी क्या चीजें रही होंगी उस समय पर कि ये फ्रांस की जो क्रांति हुई उसकी जरूरत पड़ी, है ना। तो दो बातें आप यहाँ पर याद रखिए कि जब फ्रांस की क्रांति हुई उस टाइम पे शासन ये कहाँ थी? ये यूरोप में हुई, है ना। ये यूरोप में थी, यानी फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। अब यहाँ पर पहले जो था वो राजा रानी का शासन होता था। तीन कैटेगरी के आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे सभी, ठीक। तो पहले तो यहाँ राजा रानी का शासन होता था। दूसरा, यहाँ पर जो धर्म गुरु होते थे, जो पादरी होते थे, है ना, धर्म गुरु हो गए, पादरी जैसे लोग हो गए, इनका बहुत महत्व होता था, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में हम रखते हैं जो साहूकार होते थे, जो जमींदार होते थे, है ना, जिनके पास जमींदार, है ना, इनके पास क्या होती थी? पूंजी होती थी, प्लस इनके पास क्या होता था? जमीन होती थी, है ना, यानी आर्थिक रूप से मजबूत होते थे। और फाइनली हम थर्ड कैटेगरी में रखेंगे जो आम जनता होती थी, साथ में श्रमिक, है ना, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, कृषक, भूमिहीन श्रमिक, भूमिहीन कृषक, ये सारे लोग, ठीक है। अब एक बात, ये जो राजा रानी होते थे, इनका क्या था कि इन्होंने जो भी कह दिया, जो भी बात इन्होंने कह दी वो मानी जाती थी, पत्थर की लकीर, कि अगर इन्होंने कह दिया है कोई चीज तो वो होना ही होना है। सपोज अगर राजा रानी ने किसी इंसान को कह दिया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो कोई जनता में से कोई भी इंसान ये नहीं पूछता था कि इसने क्या किया, क्यों इसको चढ़ाना है फांसी पे, क्या इसने गलती की। यानी कभी भी इनके शासन में लोग क्वेश्चन नहीं करते थे,
लोग तर्क नहीं करते थे, सवाल नहीं पूछते थे। इसी तरह अगर धर्म गुरु ने कुछ भी बात कही है, फिर वो अनैतिक बात क्यों ना हो सकता है अगर कि धर्म गुरु ने कह दिया किसी इंसान को कि ये इंसान अपवित्र है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ये बात पूछे कि क्यों अपवित्र है, ऐसा क्या किया है इसने कि अपवित्र है, किस बेसिस पे आप इसको अपवित्र बोल रहे हैं। ऐसा सवाल, ऐसा तर्क कुतर्क कुछ भी नहीं पूछा जाता था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राजा रानी जो होते थे, इन्होंने अगर कुछ भी कह दिया है तो ये भगवान का आदेश माना जाता था। क्या माना जाता था? भगवान का आदेश। कि अगर किसी राजा रानी ने, धर्म गुरु ने, पादरी ने कोई बात कही है, वो पत्थर की लकीर है, वो भगवान का आदेश है, वो हमको करना ही करना है ना, हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। बेसिकली क्या थे? अंधश्रद्धा थी, अंधभक्त थे। ठीक है। अब जो साहूकार, जमींदार, पूंजी वाले होते थे, जमींदार होते थे, इनकी कहानी ये है कि इनके पास पैसा होता था, जमीन होती थी, तो इनकी जमीन पर ही अपनी जमीन देते थे इन लोगों को काम करने के लिए। ठीक है। काम तो करते ही थे, साथ में इनका शोषण भी करते थे। ये लोग काम तो करवा लिया, पैसे नहीं दे रहे हैं, मे बी अनाज नहीं दे रहे हैं, काम ज्यादा ले लिया है, या जिस भी तरह का शोषण संभव हो सकता था, इनके साथ बहुत ज्यादा शोषण होता था, लेकिन ये लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। और उस टाइम पे ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मात्रा में होने लगी कि समझ आया कि अब एक क्रांति की जरूरत है। और उस ये सारे कुछ कारण थे कि क्या हुई, फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है। अब ये जो फ्रांस की क्रांति हुई, ये तीन बातों पर बेस्ड थी, या हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्रांस की क्रांति है, इसके कुछ तीन मुद्दे थे, है ना, ये तीन उद्देश्य थे, तीन इनके गोल थे। वो तीन गोल क्या है वो मैं बता देती हूँ, हालांकि ये सारा आगे है ना, आगे आपको ये सब मिलेगा। ठीक है। ये फ्रांस की क्रांति के तीन गोल। फर्स्ट, संप्रभुता या स्वतंत्रता, इसकी बात थी, इसके लिए क्रांति हुई या उद्देश्य ये था। दूसरा, समानता की भी बात थी कि हम क्रांति कर रहे हैं, हमको समानता चाहिए। और तीसरा, भाईचारा या भातृत्व। ठीक है। इसकी भावना भी थी कि ये तीन ऐसे मुद्दे थे, फ्रांस की क्रांति होने के बाद ये चीजें आई एज अ रिजल्ट। ठीक है। अब देखो, ये तो हुई एक बात। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की, है ना। औद्योगिक क्रांति, ठीक है, 1760। औद्योगिक क्रांति जब हुई तो जो उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वो पहले कैसा था? घरेलू स्तर पर था। घरेलू स्तर पर था, फिर धीरे धीरे सामान की, चीजों की मांग बढ़ी, तो ये बाजार के लिए उत्पादन होने लगा। बाजार के लिए उत्पादन हो रहा है, यानी फैक्ट्री बनेगी, नए नए उद्योग बनेंगे तो उद्योग में मशीन बनेंगी, नई नई मशीनें आएंगी, तो क्या होगा? मशीनीकरण होगा। ठीक है। अब औद्योगिक क्रांति के टाइम पे ये जो सारी चीजें हुई, इससे देखो एक बात तो क्लियर है कि आर्थिक रूप से चीजें अच्छी होने लगी होंगी, है ना, आर्थिक स्तर जो है वो मजबूत होने लगा होगा, है ना। तो ये जो आंदोलन था, ये कैसा हो गया? आर्थिक हो गया। और चूंकि समाज पर इम्पैक्ट पड़ा तो ये सामाजिक भी हो गया, है ना। औद्योगिक क्रांति कैसा था? आर्थिक था और सामाजिक था। फ्रांस की क्रांति कैसा था? फ्रांस की क्रांति पूरी तरह से सामाजिक थी। ठीक है। अब आर्थिक हुआ तो यानी लोगों को रोजगार मिलने लगा, लोग आर्थिक रूप से सशक्त होने लगे। सशक्त होने लगे तो जो यहाँ पर लोग दास बने हुए थे, है ना, भूमिहीन श्रमिक थे, लेबरी कर रहे थे, तो वो चीजें लोगों ने छोड़ करके लोगों ने रोजगार लिया, लोगों को जॉब मिली। ठीक है। आर्थिक रूप से लोग मजबूत हुए। अब औद्योगिक क्रांति जो है, इसमें भी तीन बातें। पहला, टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल, कॉटन इंडस्ट्री और पावर लूम, ये तीन सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, या इन तीन सेक्टर पे बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया, है ना। तो ये तीन हम बोल सकते हैं, इसकी पहचान है औद्योगिक क्रांति की। ठीक है। तो ये कहानी हुई औद्योगिक क्रांति की। अब हम समझते हैं ये जो पुनर्जागरण है कि भैया ये क्या बला है ना।
तो पुनर्जागरण को आप ऐसे समझिए कि फ्रांस की क्रांति में कितने सारे चेंजेस हुए सोसाइटी में, औद्योगिक क्रांति से कितना कुछ बदला हमारे समाज में। तो उस टाइम पे जहां पर लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, सवाल नहीं कर रहे थे, हर गलत चीज को, हर अनैतिक चीज को आंख बंद करके फॉलो कर रहे थे, भगवान का आदेश मान रहे थे, क्योंकि लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे थे, अपने निर्णय ले रहे थे, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता थी उसमें विकास हो रहा था, है ना, उनकी बुद्धि आगे विकसित हो रही थी, है ना, लोगों को तर्क करना सीखना शुरू किया, लोगों ने सोचना समझना शुरू किया, यहाँ पर इनके सोचने समझने की शक्ति विकसित होने लगी। लोग क्या करने लगे, तर्क करना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा कि ये इंसान अपवित्र है, तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि ये अपवित्र है, आप किस बेस पे इसको फांसी की सजा दे रहे हैं, आप किस बेस पे ये काम कह रहे हैं, आप किस बेस पे कोई बात कह रहे हैं। यानी लोगों ने कारण पूछना शुरू कर दिया था। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण हमको समझ में आ रहा है कि लोग जागृत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है उनमें, है ना। इसी के कारण इसको इनलाइटनमेंट भी कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में थोड़ी बत्ती जलना शुरू हुई थी, प्रकाश होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो एक पीरियड था, कितने सारे चेंजेस हो रहे थे, इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो लोगों के अंदर भी उनका डेवलपमेंट हो रहा था, उनकी जो बुद्धि थी उसका भी विकास हो रहा था, लोगों ने क्वेश्चन करना, अपने अधिकारों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है कारण कि समाज शास्त्र जैसे विषय, सॉरी, समाज शास्त्र जैसा विषय कैसे आया अस्तित्व में, तो ये कुछ कारण। आगे एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार हम इसको तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1760 में, 1830 तक थी। फ्रांस की क्रांति जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, 1789 1789 में। पुनर्जागरण जो है ये एनलाइटनमेंट हम इसको कहते हैं, एक टाइम पीरियड था। औद्योगिक क्रांति में जो इंग्लैंड में हुई थी, और ये जो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो वर्ड है ना, जो शब्द है, इसको क्वाइन किया था अर्नोल्ड टॉयनबी ने, और इस शब्द को इन्होंने यूज किया था स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो इनकी किताब है ना। और ये जो बुक है ये 10 वॉल्यूम में है, जो कि 1934 में आई थी, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में आपके आए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मे बी मैच द कॉलम में आ सकता है, मे बी किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि कौन संबंधित है, तो टाइनोबी आपको याद रखना है। औद्योगिक क्रांति घरेलू स्तर पर पहले स्वयं के लिए उत्पादन हुआ, फिर बाजार के लिए हुआ, मांग पर आधारित था, है ना, मैंने आपको बताया है। कॉटन, पावरलूम था, मशीनरी यानी मशीनीकरण हुआ, ठीक है। टेक्सटाइल यहाँ पे मेंशन नहीं है, टेक्सटाइल आया, लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो लोग क्या किए, स्लेवरी छोड़ दिए, दासत्व छोड़ दिए, नौकरी करने लग गए। फिर बात आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, हम इंक चेंज कर देते हैं, ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जो कि हुई कब, 1789 में। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। इसमें क्या 3 हाइलाइट्स थे? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जिसको हम भाईचारा, स्वतंत्रता को हम संप्रभुता के नाम से भी जानते हैं, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जिसको आप LEF, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के नाम से भी जान सकते हैं, याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पुनर्जागरण काल, जिसको हम इनलाइटनमेंट पीरियड या इनलाइटनमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम रेनेसा के नाम से भी जानते हैं ना। यहाँ पर लोग कैसे होने लगे थे, बौद्धिक होने लगे थे, इंटेलेक्चुअल होने लगे थे, लॉजिक, तर्क करने लगे थे, लॉजिकल पावर उनमें डेवलप होने लगी थी, सोचने समझने लगे थे, राजा रानी का जो शासन था नकारने लगे थे, स्वतंत्रता की बात, लोकतंत्र की बात करने लगे थे, स्लेवरी को त्याग रहे थे, राजा रानी का, धर्म गुरु का, पादरी का जो इम्पोर्टेंस था, जो महत्व था, उसको ये लोग नकारने लगे थे, उसका महत्व ये लोग कम करने लग गए थे, ठीक है। अब देखो इतनी सारी चीजें हो रही थी लाइफ में, सोसाइटी में, तो उसी टाइम पे जन्म हुआ किसका, अगस्त कॉम्ट का। कब जन्म हुआ था? 1798 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ था? फ्रांस में ही हुआ था। तो जब ये धीरे धीरे बड़े हुए, इनके गुरु कौन थे? अगस्त कॉम्ट के गुरु थे सेंट साइमन, ठीक है। सेंट साइमन गुरु थे ये, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे। और अगस्त कॉम्ट ने धीरे धीरे देखा, समझा, जब लोगों से जाना कि हमारे सोसाइटी में तो कितनी चीजें बदली हैं, कितना कुछ हमारे सोसाइटी ने फेस किया है,
तब इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम समाज के बारे में, समाज में घटे हुए घटनाओं के बारे में, है ना, समाज के विकास के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में हम स्टडी कर सकें, या क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में, क्या रहा है, जो जो भी कुछ भी समाज का इतिहास रहा हो, हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ सके, क्या ऐसा कुछ भी है? तो आंसर था नहीं है। भाई बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन समाज के बारे में हम जहाँ से स्टडी कर सके, सोसाइटी को हम समझ सके, ऐसा तो कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं। तब अगस्त कांत ने क्या किया? अगस्त कांत ने बहुत सोच समझकर एक नाम दिया, सामाजिक भौतिकी, है ना, सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स का इन्होंने नाम दिया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हम सोसाइटी को पढ़ेंगे, समाज को पढ़ेंगे, समाज में क्या कुछ हुआ, हम वो सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। अब आप सभी को पता है कि कई ऐसे दोस्त होते हैं जो पीठ में चाकू मारते हैं ना, तो ऐसे ही इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था क्वटलेट। क्वटलेट, है ना, क्वटलेट नाम के इनके एक फ्रेंड थे, दोस्त थे, मित्र थे, जिन्होंने क्या किया, इस जो शब्द, ये जो शब्द है, इस वर्ड को इन्होंने क्या कर लिया, चोरी कर लिया, और इसको पब्लिश कर दिया अपनी एक बुक में। इससे पहले कि अगस्त कॉम्ट इस शब्द को अपने नाम पे बता पाते, इससे पहले ही क्वटलेट ने अपने नाम से इस शब्द का उपयोग कर लिया अपनी ही एक किताब में। तो समाज शास्त्र का जो ये नाम होने वाला था वो अब नहीं हो सकता था, है ना। अगर किसी ने आपके किसी काम को यूज कर लिया है तो आप उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो चोरी माना जाता है, ठीक है। तो हालांकि चुराया क्वटलेट ने था, अगर तब भी अगस्त काम इस चीज का यूज करते तो चोर कौन कहलाते, अगस्त कौन। तो उन्होंने फिर इस शब्द को नकार दिया कि अब हम इसका यूज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बहुत सोच समझकर नया शब्द गढ़ा जिसका नाम पड़ा समाज शास्त्र। ठीक है, क्या नाम पड़ा? समाज शास्त्र, है ना। कब आया था ये समाज शास्त्र जो है, ये कब आया था? ये आया था 1838 में। कई जगह आपको 1839 भी देखने मिलेगा, ऑप्शन में इनमें से अगर कोई भी है तो टिक कर दीजिएगा ज्यादातर। हालांकि 1838 ही आप टिक कीजिएगा, नेट वगैरह का एग्जाम होता है तो हम 1839 टिक करते हैं, ठीक है। तो ये इस साल अगस्त क्रांति ने समाज शास्त्र जैसे शब्द को गढ़ा, और ये ही कारण बनता है क्योंकि अगस्त क्रांति ने इस शब्द को दिया, इसलिए अगस्त क्रांति क्या बन गए, जनक, है ना, फादर, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, है ना, यानी समाज शास्त्र के पिता, समाज शास्त्र के जनक कौन बना, अगस्त कॉम्ट बन गए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अब सोशियोलॉजी जो ये शब्द है ये कैसे बना, ठीक है। तो ये समाज शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना। फर्स्ट वर्ड जो है सोशियस और सेकंड वर्ड लोगस, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड यानी सोशियस यानी समाज, समाज बन गया किससे, लैटिन से, और लोगस का मतलब होता है शास्त्र जिसके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे, और ये बना किससे, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा से, ठीक है। ये लैटिन भाषा का वर्ड है और ये लोगस जो है वो ग्रीक भाषा से है, ठीक है। तो बेसिकली जो समाज शास्त्र शब्द बना ये दो भाषाओं से मिलकर बना, ठीक है। ये क्या बना, दो भाषाओं से मिलकर के बना। अब कोई भी अच्छी चीज अगर हमारे आसपास हो रही तो कुछ एक दो लोग होते ही हैं जो उस पर पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। अच्छा,
इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक ट्रिक आपको बता देती हूँ एग्जाम में, क्योंकि पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में से फर्स्ट वर्ड लैटिन का है कि सेकेंड वर्ड लैटिन का है या ग्रीक वर्ड, है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, SLLG। इसको आप दो पार्ट में तोड़ेंगे तो फर्स्ट वर्ड आपका सोशियस जो बना लैटिन से, सेकेंड वर्ड आपका लोगस जो बना ग्रीक से, है ना। SLLG के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो चूंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना, है ना, दो स्थान की भाषाओं से मिलकर बना, तो ये मिल नाम के जो शख्स थे इन्होंने कहा कि ये तो अवैध है, क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो एक अवैध सब्जेक्ट है, अवैध संतान है ये, तो इसका हम यूज नहीं कर सकते, इसकी जगह हम इथोलॉजी यानी नीति शास्त्र का हम यूज कर सकते हैं, हम ये नाम रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्वान आए जिन्होंने देखा, कहा कि नहीं, हम ये नाम नहीं रख सकते हैं, ये नाम हम नहीं सूट हो रहा है ना। नीति शास्त्र में तो हम नीति की बातें करेंगे, लेकिन समाज शास्त्र में समाज का हो रहा है कि हम समाज का, सामाजिक संबंधों का, है ना, अंतः क्रियाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए फाइनली तय ये हुआ कि समाज शास्त्र जो है वही नाम रहेगा। ठीक है, ओके। अब बीर स्टेट की जो किताब है द सोशल ऑर्डर जो कि आई थी 1970 में, इन्होंने बताया कि जो समाजशास्त्र एक नया विषय है, लेकिन इसका अतीत बहुत पुराना और बहुत लंबा है। ठीक है, अब समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारक हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सामाजिक कारक में आ जाएगा औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति। बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल जो फैक्टर है उसमें क्या आ जाएगा, रेनेसा जिसको हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। राजनीतिक दर्शन, इतिहास। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही क्रांति हुई थी, बहुत सारी हुई थी, लेकिन फेमस ये। ठीक है, अब यहाँ पर आ रही है समाज शास्त्र की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो यहाँ पे जितनी पॉसिबल हुई है मैंने अटैच कर दी है और आपको भी ढूंढनी है ना। तो हम फटाफट से ये भी रीड कर लेते हैं। मैकाइवर और पेज की एक बुक है सोसाइटी नाम की, जहां पर इन्होंने कहा कि जो समाज शास्त्र है वो क्या है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ताकि आपको सबकी जो डेफिनेशन है वो समझ आ जाएगी, अलग अलग नहीं समझाना होगा। ठीक है, समाज शास्त्र, समाज, समाज में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अंतः क्रिया होती है ना, संस्थाएं होती हैं। संस्था क्या होती है, संस्था में आ जाएगा आपका विवाह, परिवार, धर्म, जाति, ऐसी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो संस्था है, अंतः क्रियाएं हैं, संबंध है ना, समूह है। ठीक है, समूह है, और परिस्थिति है, भूमिका है। इन सभी के बारे में समाज की जो भी समस्याएं हैं, जो भी समाधान है, जो भी आंदोलन हुए जिससे समाज का विकास हुआ, क्या प्रॉब्लम रही, क्या प्रथाएं हैं, क्या फोकवेज है, क्या कस्टम्स है, इन सभी के बारे में अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है सामाजिक शास्त्र या समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए मैकाइवर पेज ने क्या कहा कि समाज शास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है ना, वेब ऑफ सोशल रिलेशन। ठीक है, इमाइल दुर्खिम ने कहा कि ये संस्थाओं का विज्ञान है, इसमें हम संस्था को पढ़ते हैं। अगस्त काम्टे ने कहा कि ये तो विज्ञानों की रानी। अच्छा, ये सब की वर्ड्स हैं, यहीं से पहचानेंगे आपकी किसने क्या कहा है। ठीक है, गिडिंग्स ने कहा कि समाज शास्त्र समाज का समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन है और क्या है, विवेचन है इकाई के रूप में, है ना। स्टेंसन ने कहा कि समाज शास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। उद्विकास यानी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे होता है, एक बिंदु से स्टार्ट होके आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उद्विकास का जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। क्यूबा राय जिन्होंने कहा कि समाज शास्त्र जो है वो मनुष्यों के संबंधों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है ना। किम्बॉल यंग आए, इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। हॉब हाउस ने कहा कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतः क्रिया है। लुंडबर्ग ने कहा कि समाज शास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहारों से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन है। दुर्खिम ने फिर एक डेफिनेशन दी कि जो समाज शास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों का कॉन्सेप्ट भी दुर्खिम का है। गिडिंग्स के अनुसार समाज शास्त्र मानव जीवन, समूहों, समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। चार्ल्स कोले के अनुसार समाज शास्त्र क्या है, एक कलात्मक विज्ञान है। ठीक,
गेंसबर्ग आए, इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं का और अंतः संबंधों का, उनकी दशाओं का, उनके परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सिमिल ने कहा कि समाज शास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। गिलिन गिलिन ने कहा कि अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो समाज शास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के जो फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतः क्रियाएं होती है ना, उसका अध्ययन है। मैक्स वेबर ने कहा कि समाज शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। पार्क बर्गेस ने कहा कि समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। किम्बॉल यंग ने कहा कि समाज शास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। फेयरचाइल्ड ने कहा कि समाज शास्त्र मनुष्यों और मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। बोगार्ट्स ने कहा कि समाज शास्त्र उन विधियों का अध्ययन है जिनमें सामाजिक अनुभव अंतःवैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने और दबाने में कार्य करते हैं। ठीक है। यंग और मैक ने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है। फेयरबैक्स ने कहा कि समाज शास्त्र उस सामग्री के अपरिपक्व पुंज का नाम है जो हमें समाज के बारे में ज्ञान देता है या समाज का हमको बोध कराता है। डंकन मिचेल ने कहा कि समाज शास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक स्वरूपों से संबंधित वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक विज्ञान है। बेनेट ने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना उसके कार्यों का विज्ञान है। ग्रीन ने कहा समाज शास्त्र मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक और सामान्यीकृत विज्ञान है। शोरोकिन ने कहा कि समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक घटना है, स्वरूप है, प्रारूप है, अनेक प्रकार के जो अंतः क्रिया है उनका एक जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है। इंकल्स ने कहा कि जो समाज शास्त्र वो सामाजिक क्रियाओं की है ना व्यवस्थित और उनके अंतः संबंधों का अध्ययन है। तो इंकल्स जो है इनकी जो किताब है, इनकी किताब का नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने समाजशास्त्र की जो डेफिनेशन है इसको बेसिकली निचोड़ करके 4 भागों में बांट दी। पहला कि समाज शास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, इसमें कितने लोगों ने ये बात कह दी कि समाज शास्त्र जो है वो समाज के अध्ययन के रूप में। तो इसमें हम अगर ऐसी कोई कैटेगरी आती है तो इसमें हम किसको किसको रखेंगे? वॉर्ड, गिडिंग, समनर, ओडम, इन लोगों को। कि इन लोगों ने ये बात कही है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज के अध्ययन के रूप में है। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई कि समाज शास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में है, तो ये जॉनसन ने कह दिया है ना। थर्ड कैटेगरी है कि समाज शास्त्र में हम सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में स्टडी करते हैं। इस श्रेणी में कौन कौन लोग हैं या ऐसी बातें किसने किसने कही, तो हो जाएंगे मैकाइवर पेज, क्यूबर, टॉनिज, वॉनविस, सिमिल। ठीक है, ये सारे लोग। फाइनली फोर्थ कैटेगरी है कि समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक अंतः क्रिया है ना, सामाजिक क्रिया, इसके अध्ययन के रूप में जो विज्ञान है। ऐसी बात किसने किसने कही, तो आ जाएंगे गिलिन गिलिन, जिन्सबर्ग, पेरेटो, वेबर, पार्सन्स, ये सारे नाम हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, ये चारों कैटेगरी को बांटने वाले इंसान कौन है? इंकेल्स। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जो निचोड़ है कि समाज शास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन है जिसके अंदर हम व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, व्यक्तियों के आपस में जो सामाजिक संबंध बनते हैं, जो संस्कृति है, संस्कृति जिससे प्रभावित होती है, फिर वो कोई भी कारक हो, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आप इसको भी डेमो ये भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी यूट्यूब चैनल पे, आप इसको भी डेमो के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। और ये आपके सिलेबस की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्लास है। तो कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, है ना। टॉपिक आपको समझ आया है, नहीं आया है, प्लीज बताइएगा। कहीं कोई भी समस्या होती है तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, आप हमारे इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। मेहरा क्लासेस के नाम से आपको ये ऐप मिलेगा। ये हमारा चैनल है मेहरा क्लासेस का, जो यूट्यूब चैनल और ये सारे चैनल भी हैं, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन आती है वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। आप एनी टाइम हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ये अभी क्लास आपको मिल रही है ना 1999 में, जो कि कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आपका कहीं से भी नुकसान है। एक अच्छा पैकेज है। इस पैकेज में आपको एक बहुत अच्छी
फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ मिलना है। तो बिना देर किए आप जितना जल्दी हो सके इस रेस में आइए, आप हमारे साथ इस बैच में जुड़िए और अपना जो सपना आप लेकर आ रहे हैं उसको पूरा करने के लिए आप हमारे साथ पढ़ाई करना शुरू कीजिए, है ना। बाकी कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कॉल कीजिएगा, आप अपनी परेशानी हमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। यथासंभव प्रयास करेंगे कि वो समाधान हो सके, कोई भी ऐसा बच्चा ना जाए जिसको निराशा हाथ लगे, ऐसा ना हो। बाकी जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।